बेटा देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहे थे और यहाँ पे हमने 3 लोगों की बुक में जर्नल एंट्री की थी, ड्रॉवर, ड्रॉवी और एंडोर्सी। यहाँ पे अपने बिल की जो डेट है वो 1 अप्रैल है, तो जो ड्यू डेट निकलेंगी वो 1 अप्रैल से जो बिल का ड्यूरेशन है 2 महीना आगे निकलेंगी, यानी 1 जनवरी के बाद में 1 फरवरी, 1 मार्च और उसमें 3 दिन प्लस यानी 4 मार्च। तो जहां जहां पे भी 7 तारीख लिखा है उसको 4 तारीख कर लेना। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे, ऐसे ही 3 फॉर्मेट्स प्रिपेयर करेंगे। तीन फॉर्मेट बनाइए बेटा जर्नल के, तीसरा थोड़ा छोटा बनाइए। बेटा ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 5 हम लेने जा रहे हैं। लिखा है कि ऑन 4 जुलाई 18 मनु एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय पिंटू। बेटा मनु ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब ये ड्रॉ भी बन गया, और पिंटू ने बिल ड्रॉ किया यानी ये ड्रॉवर बन गया। तो आप पहले तो इनके नाम लिखिए, जर्नल ऑफ पिंटू, ड्रॉवर, और जर्नल ऑफ मनु, ड्रॉवी। बेटा जो ड्रॉवर है उसके लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल रहेगा, और जो ड्रॉवी है उसके लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल रहेगा। तो पढ़िए जरा यहाँ क्या दिया है। ऑन 4 जुलाई 2018 मनु एक्सेप्टेड अ बिल, मतलब मनु के लिए ये बिल्स पेएबल है और पिंटू के लिए यही बिल रिसीवेबल है। तो ये 4 जुलाई को एंट्री करेगा, 4 जुलाई 18 को ये कहेगा कि बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000, मनु इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर, मनु का अकाउंट क्रेडिट 30,000। सिंपल लॉजिक है कि पिंटू ड्रॉवर है और उसको मनु नाम के उसके कस्टमर से बिल मिला, बिल असेट है, असेट बढ़ी तो डेबिट, मनु इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर।
नरेशन लिखिए बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम मनु, मनु से बिल रिसीवेबल मिला। बेटा एक इंसान का बिल रिसीवेबल दूसरे इंसान के लिए क्या बन गया, बिल्स पेएबल। मनु कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया और मैंने ये बिल किसको दिया, पिंटू को। मतलब हु इज द रिसीवर, पिंटू इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, पिंटू का अकाउंट डेबिट। और मनु ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट किया मतलब बिल्स पेएबल उसकी लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। मनु ने बिल एक्सेप्ट करके पिंटू को दिया तो कहेगा बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। फिर आप जानते हैं बेटा कि बिल एक बार ड्रॉवर के पास आ जाए तो उसके पास चार ऑप्शन है। वो चाहे तो बिल को रिटेन कर ले, या वो बिल एंडोर्स कर दे, या बैंक से डिस्काउंट करवा ले, या बिल को कलेक्शन के लिए भेज दे। यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि उसने एंडोर्स किया है क्योंकि 3 लोगों के बुक में हिसाब पूछा है। तो लिखा है कि ऑन द सेम डे पिंटू जो कि ड्रॉवर है एंडोर्स मनुज बिल इन फेवर ऑफ राजेश टू सेटल हिज ड्यूज 31। हमें राजेश के 31 देने थे, हमने उससे बात की, वो 30 का बिल लेने को एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो इसका मतलब हमारा 1000 रुपए का फायदा हो गया, हमको 1000 रुपए का रिबेट मिल गया। तो पिंटू कहेगा कि मैंने बिल किसको दिया, राजेश को। तो हु इज द रिसीवर, राजेश इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, राजेश का अकाउंट डेबिट। हमें देने थे राजेश के 31 और हमने राजेश को कन्विंस कर लिया कि वो 31 के अगेंस्ट 30 का बिल ले ले। तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने राजेश को 31 के अगेंस्ट 30 का बिल दिया, मतलब हमारा 1000 रुपए का फायदा हो गया। तो हम कहेंगे कि हमें रिबेट मिला। रिबेट का मिलना हमारी इनकम है। बीइंग बिल एंडोर्स टू राजेश and rebate received, being bill endorsed to Rajesh and rebate received। हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि बिल जिस व्यक्ति को मिलता है वही बिल का यूज करता है, यानी बिल के यूज की एंट्री कभी भी ड्रॉवी के बुक में नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो एंट्री, ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होंगी। लेकिन हम लोगों से इन दो के अलावा तीसरे व्यक्ति की बुक में भी हिसाब पूछा है, और वो तीसरा व्यक्ति जो है वो राजेश यानी कि एंडोर्सी है। तो आप लिखेंगे जर्नल ऑफ राजेश जो कि एंडोर्सी है। ये वो व्यक्ति है जिसको बिल मिला है, तो ये बोलेगा कि मुझे बिल रिसीवेबल मिला 30,000 का, डेबिट व्हाट कम्स इन। वो कहेगा कि मुझे पिंटू से लेने थे 31 और उसने मुझे बिल दिया 30 का, मतलब मैंने उसको कितना रिबेट अलाउ किया, तो 1000 रुपए का रिबेट अलाउ किया।
किसी को रिबेट अलाउ करना अपने लिए लॉस है, तो रिबेट अकाउंट डेबिट। और हमको ये बिल रिसीवेबल पिंटू ने दिया, क्रेडिट टू द गिवर, पिंटू का अकाउंट क्रेडिट। तो राजेश यानी कि एंडोर्सी बोल रहा है कि मुझे पिंटू से बिल रिसीवेबल मिला, मुझे पिंटू से लेना था 31, मैं मान गया 30 में, मतलब मैंने सामने वाले को 1000 रुपए का रिबेट अलाउ कर दिया। तो बिल आई, असेट आई, डेबिट, रिबेट के रूप में नुकसान हुआ, डेबिट ऑल लॉसेस, एंड पिंटू इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। बीइंग bill received from Pintu and rebate allowed. Being bill received from Pintu and rebate allowed. हमको पिंटू से बिल मिला और हमने रिबेट अलाउ किया। फिर आगे बढ़े, कहता है 4 अगस्त के दिन राजेश डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक। अब वो बिल जिसके पास रहता है वो जैसा चाहे बिल का यूज करे, तो अब बिल किसके कस्टडी में आ गया? राजेश के। तो राजेश पहुंच गया बैंक और उसने बिल को करवा लिया डिस्काउंट। लेकिन राजेश ने बिल को डिस्काउंट करवाया 4 अगस्त के दिन, यानी कि इस बिल के आने के 1 महीने के बाद। और इस बिल का जो ड्यूरेशन है वो आपको दिया है 2 मंथ्स, और ये पहुंचा बैंक में कब? 4 अगस्त को, 1 महीने बाद। यानी जब ये बैंक में पहुंचा तो बिल की वैलिडिटी कितनी बची थी? तो केवल 1 महीने की बची थी। तो इसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया 1 महीने के लिए, 30,000 का बिल। बैंक वालों ने कहा कि वो 12% ब्याज लगाएंगे, तो 30,000 के बिल पे 12% ब्याज 1 महीने के लिए। सिंप्लीफाई किया तो आ गए 300 रुपए। तो बेटा राजेश बोलेगा कि मैंने बिल डिस्काउंट करवाया, मेरे पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, बैंक वालों ने ब्याज काटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, और मेरे पास से बिल रिसीवेबल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, यानी ये चेन कुछ ऐसी बन रही है कि जो बिल रिसीवेबल था वो पिंटू को मिला था ड्रॉवी मनु से। पिंटू ने ये बिल एंडोर्स कर दिया था राजेश को, और राजेश ने ये बिल डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से। तो बेटा यहाँ मनु ने बिल एक्सेप्ट किया, पिंटू को दिया, पिंटू ने बिल राजेश को दिया, राजेश ने बिल कहाँ से डिस्काउंट करवा लिया? बैंक से। यानी जब ड्यू डेट आएंगी तो कौन मनु से पैसा मांगने जाएगा? बैंक। अब बैंक वाले मनु से पैसा मांगने गए, क्या हुआ देखिए। कहता ऑन द ड्यू डेट मनु ऑनर्ड हिज बिल। ड्यू डेट पे मनु ने बिल क्या किया? ऑनर कर लिया। अब मनु ने बिल ऑनर कर दिया मतलब बैंक वाले पैसा लेने गए और मनु ने बैंक वालों को पैसे दे दिए, तो यहाँ पे बिल ऑनर हुआ। अगर बिल ऑनर हुआ तो मनु एंट्री करेगा, बैंक एंट्री करेगा, मतलब पिंटू और राजेश की बुक में एंट्री नहीं होंगी। मनु क्या एंट्री करेगा? मनु बोलेगा कि मैंने अपनी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी बैंक को पे कर दी,
तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। पिंटू का कोई लेना देना नहीं रहा अब इससे, राजेश का कोई लेना देना नहीं रहा, वो पैसे कौन रखने वाला है, बैंक। तो सिर्फ किसकी बुक में एंट्री होंगी, मनु। तो इसमें मजा थोड़ी आएगा, तो इसलिए इसको डिसऑनर कर देते। आपके बुक में भी इसको डिसऑनर करो, मजा तो डिसऑनर में आएगा ना। तो ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो आपकी बुक में ऑनर के पहले डिस लगा दो, तो बिल जो है वो डिसऑनर हुआ। अब अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा देखिए, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो तीनों को एंट्री करनी पड़ेगी, समझो। बेटा बैंक वाले चले गए किसके पास, मनु के पास। मनु ने बिल डिसऑनर कर दिया, तो बैंक वाले ये बात किसको बताएंगे, राजेश को। राजेश ये बात किसको बताएगा, और पिंटू किसके सर पे जाके बैठेगा, मनु के, कि भाई पैसे दे, तूने नहीं दिए। तो मनु से पैसे लेके राजेश को देना किसकी जिम्मेदारी है, पिंटू की। तो पिंटू बोलेगा मनु से पैसा लेना है, राजेश को पैसा देना है। तो हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे ड्यू डेट पे, 4 जुलाई से आगे जाइए 2 महीना, 4 अगस्त, 4 सितंबर। 4 सितंबर में 3 दिन प्लस 7 सितंबर। बेटा पिंटू बोलेगा कि मुझे मनु से पैसा लेना है और राजेश को पैसा देना है। तो मनु का अकाउंट डेबिट, राजेश का अकाउंट क्रेडिट। मनु का अकाउंट डेबिट, राजेश का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बेटा मनु बोलेगा कि मैंने बिल डिसऑनर किया, और आप जानते हैं ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर की एंट्री हर केस में एक ही है, ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स। वो कहेगा कि मैंने बिल डिसऑनर किया, मतलब बिल्स पेएबल अब मेरी लाइबिलिटी नहीं रही, और मेरी लाइबिलिटी पिंटू के टुवर्ड्स क्रिएट हो गई। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब जरा यहां देखो बेटा, बिल का पैसा मांगने के लिए बैंक वाले गए थे मनु के पास। मनु ने बिल डिसऑनर किया तो बैंक ने किसको पैसा मांगा, राजेश को। राजेश ने किसको मांगा, पिंटू को। पिंटू ने किसको मांगा, मनु को। तो पिंटू ने कहा मनु से लेके राजेश को देना है। अब राजेश बोलेगा पिंटू से लेके बैंक को देना है। यानी अगर राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्री देखो तो राजेश बोलेगा कि मेरा लेना देना पिंटू से है, मनु को तो मैं पहचानता भी नहीं, वो तो पिंटू ने बोला था करके मैं मनु के पास गया। तो मेरा लेना देना किससे है, पिंटू से, और मुझे ये पैसे किसको देने हैं, बैंक को। तो पिंटू अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, पिंटू से लेके बैंक को देना है। तो एंडोसी की बुक में एंट्री बनेगी 7/9 को, पिंटू से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब एक बात और इसमें ऐड कर लेते हैं, नोटिंग चार्जेस ₹300 पेड बाय बैंक। जिनको किताब मिल गई है वो बुक में लिखो, जिनको किताब नहीं मिली वो अपने रजिस्टर में ऊपर मार्जिन में लिख लो, नोटिंग चार्जेस ₹300 पेड बाय बैंक।
अब आप जानते हैं बेटा कि अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बिल के डिसऑनर होने पे उसकी शिकायत जो है वो नोटरी पब्लिक के पास जाके करवाई जाएंगी, और ये शिकायत नोटरी पब्लिक के पास वो व्यक्ति करवाता है जिसके हाथ में बिल है। तो अभी हमारे इस मैकेनिज्म में बिल किसके हाथ में है? बैंक। तो जैसे ही डिसऑनर की खबर मिलेंगी वैसे ही बैंक वाले नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब इसकी रिपोर्ट लिखो, और वो वकील आपसे 300 रुपए ले रहा है। बैंक ने उसको 300 रुपए दे दिए, पर ये बिल डिसऑनर हुआ, इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। तो बैंक वाले ये पैसा किससे मांगेंगे? राजेश से। राजेश ये पैसा किससे मांगेगा? पिंटू से। पिंटू ये पैसा किससे मांगेगा? मनु से, क्योंकि अल्टीमेटली बिल किसने डिसऑनर किया? मनु ने। तो पिंटू बोलेगा कि मुझे मनु से पैसे लेने हैं और राजेश को पैसे देने हैं। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो असेट और जिसको देना है वो लाइबिलिटी। तो एंट्री बनी 7/9/18 को मनु से पैसा लेना है, मनु का अकाउंट डेबिट, राजेश को पैसे देना है, राजेश का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल टू राजेश, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल टू राजेश। ये बोलेगा कि मुझे नोटिंग चार्ज का पैसा जो है वो राजेश को देना है। अब जरा राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। पिंटू ने बोला था कि मनु से लेके राजेश को देना है। राजेश क्या बोलेगा कि पिंटू से लेना है और बैंक वालों को देना है। तो इधर राजेश के बुक में एंडोसी के बुक में एंट्री करो, थर्ड वाले के इसमें एंट्री। ये बोलेगा कि मुझे ये पैसा पिंटू से लेना है, पिंटू डेबिट, और बैंक को देना है, बैंक क्रेडिट। बीइंग नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम पिंटू। ये कहेगा कि मुझे नोटिंग चार्जेस पिंटू से लेने हैं, बीइंग नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम पिंटू। अब बेटा बचा मनु। मनु बोलेगा कि गलती मेरी है, मैंने बिल डिसऑनर किया इसलिए नोटिंग चार्जेस लगे। तो मनु नोटिंग चार्ज को खुद का खर्चा मानेगा और बोलेगा कि मुझे ये पैसे किसको देने हैं? पिंटू को। तो मनु एंट्री करेगा कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है डेबिट और मुझे पैसा पिंटू को देना है। पिंटू के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है पिंटू का अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बन गई नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पिंटू, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पिंटू, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो बेटा ड्रॉ भी कह रहा है कि नोटिंग चार्ज मेरी गलती से लगे इसलिए मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्ज डेबिट, मुझे ये पैसा पिंटू को देना है, पिंटू के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है इसलिए पिंटू का अकाउंट क्रेडिट। बोलिए बेटा कितने लोगों को ये एंट्री समझ में आई? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए।
बेटा ये वाला क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करना है, एक बार मैं करवाऊंगा, एक बार आपको करना है। सेम क्वेश्चन हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मेट जर्नल का और एक फॉर्मेट लेजर का। लेजर का फॉर्मेट 6-7 लाइन से ज्यादा का मत बनाना, छोटा सा ही बनाना, और जर्नल का 5-6 एंट्री हो जाए ऐसा। बेटा देखिए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 पे है। क्वेश्चन में पूछा है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ स्पर्श एंड प्रिपेयर राशिज अकाउंट इन हिज लेजर। मतलब आपको किसका जर्नल और लेजर पूछा है, तो आपको स्पर्श का जर्नल और स्पर्श का ही लेजर बनाने को कहा है। तो आप लिखेंगे इन दी जर्नल ऑफ स्पर्श, और इधर आप लिखेंगे इन दी लेजर ऑफ स्पर्श। तो बेटा ये जर्नल भी स्पर्श का पूछा गया है और आपको जो लेजर है वो भी स्पर्श का ही पूछा गया है। स्पर्श के जर्नल में जर्नल एंट्रीज करेंगे और स्पर्श के लेजर में आपको किसका अकाउंट बनाने को बोला है, राशि का। तो स्पर्श के लेजर में राशि का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मतलब हम जर्नल एंट्री करेंगे और हम राशि का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बोलिए हो गया इतना। देखो ये हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेडिंग गलत हुआ प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब जैसे जब मैं यहाँ लिख रहा था इन दी जर्नल ऑफ स्पर्श, इन दी लेजर ऑफ स्पर्श, तो कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि सर लेजर तो राशि का पूछा है, आप तो लिख रहे इन दी लेजर ऑफ स्पर्श, है ना। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि आपको स्पर्श की ही बुक में जर्नल एंट्री और स्पर्श की बुक में ही किसका अकाउंट बनाने बोला है, राशि का। स्पर्श खुद की बुक में खुद का अकाउंट बनाएगा क्या, नहीं, हम अपनी बुक में दूसरे का अकाउंट बनाएंगे, दूसरा उसकी बुक में हमारा अकाउंट बनाएगा। जैसे आप मेरे को फीस दोगे तो मैं आपका अकाउंट मेंटेन करूंगा, आप मेरा अकाउंट मेंटेन करेंगे, खुद का अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो स्पर्श की ही बुक में जर्नल है और स्पर्श की ही बुक में लेजर है। अब देखिए कि स्पर्श किस कैटेगरी का व्यक्ति है, ड्रॉवर या ड्रॉवी। 15 जुलाई के दिन स्पर्श ने माल बेचा। बेटा जो इंसान माल बेचता है वो ड्रॉवर होता है, इसका मतलब स्पर्श ड्रॉवर है। हम ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री और ड्रॉवर की बुक में ही लेजर बना रहे हैं। इसका मतलब आप ड्रॉवर की बुक में किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉवी का। इन दी लेजर ऑफ ड्रॉवर वी हैव टू प्रिपेयर ड्रॉवी अकाउंट। हमको ड्रॉवर के लेजर में ड्रॉवी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या बोला है देखिए, 15 जुलाई के दिन स्पर्श ने राशि को 13,000 का माल बेचा। 15 जुलाई 2019 स्पर्श ने राशि को माल बेचा, मतलब राशि इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। राशि का अकाउंट डेबिट 13,000 टू सेल अपनी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम।
नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। आपकी एंट्री बता रही है कि राशि का अकाउंट 13,000 रुपए से डेबिट करो, तो आप राशि के अकाउंट में 15 जुलाई 19 के दिन डेबिट पे लिख दो 13,000, और किस बात के 13,000 है, तो जवाब है सेल के, तो यहां लिख दो टू सेल। बेटा ये चीज कोई नई बात नहीं है, ये अकाउंट्स के बेसिक्स में आपको सिखाई है कि जर्नल से कहाँ पोस्टिंग की जाती है, लेजर में, तो हम वही कर रहे हैं। हमने जर्नल एंट्री लिखी और जर्नल से पोस्टिंग कहाँ की जा रही है, लेजर में, तो राशि के डेबिट पे मैंने क्या लिख दिया, टू सेल। आगे बढ़े तो लिखता है कि स्पर्श इशूड अ बिल फॉर 3 मंथ एंड द बिल इज एक्सेप्टेड बाय राशि। राशि ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे पास बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमको ये बिल रिसीवेबल राशि ने दिया, क्रेडिट टू द गिवर, राशि का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम राशि, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम राशि। एंट्री खुद बताती है कि पोस्टिंग कहाँ करनी है, एंट्री बता रही है कि इसकी पोस्टिंग राशि के क्रेडिट पे करो, तो आप पहुंच जाओ राशि के क्रेडिट पे 15 जुलाई के दिन और लिख दो बाय बिल रिसीवेबल। अब अगर आप राशि के अकाउंट को रीड कीजिए तो वहां दिख रहा है कि आपने राशि को माल बेचा, तो आपकी असेट क्रिएट हुई, राशि ने जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया असेट खत्म हो गई। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि कल तक राशि यानी मेरी डेटर मेरी असेट थी, आज क्या मेरी असेट बन गया है, बिल रिसीवेबल, इसलिए किसका अकाउंट बंद हो चुका है, राशि का अकाउंट बंद हो चुका है। यह अकाउंट दोबारा ओपन हो सकता है अगर राशि बिल को क्या करे, डिसऑनर कर दे। आगे बढ़िए, कहता है स्पर्श सेंट द बिल फॉर कलेक्शन टू बैंक। बेटा स्पर्श ने बिल कलेक्शन के लिए बैंक में भिजवाया, बिल कलेक्शन के लिए बैंक में गया, मतलब बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से बिल चला गया बैंक में जमा हो गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन। आगे लिखा है कि ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बिल, जब बिल की 3 महीने के बाद ड्यू डेट आई, 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर में 3 दिन प्लस 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर को जब मैच्योरिटी आई तो राशि ने बिल को क्या किया, ऑनर। अगर राशि बिल को ऑनर करेंगी तो बैंक वालों को पैसे मिलेंगे, बैंक हमको लाके दे देंगे, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हम यहाँ पे बिल को डिसऑनर करेंगे। राशि डिसऑनर द सेम एंड नोटिंग चार्जेस ₹200 पेड बाय बैंक। वहां इतना करेक्शन कर लो, राशि डिसऑनर्ड द बिल, और ये करेक्शन याद से करो, और जिनको बुक नहीं मिली वो रजिस्टर में ऊपर लिखो,
नहीं तो रिवीजन के समय यहाँ ऑनर दिखेगा और आपके रजिस्टर में डिसऑनर दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए लिख के रखो डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज 200 रुपए। अब बेटा ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो गया मतलब किसने पैसे नहीं दिए, राशि ने, तो हमको राशि से पैसा लेना है। राशि का अकाउंट डेबिट 18 अक्टूबर, राशि से पैसा लेना है, राशि का अकाउंट डेबिट। और अब तक जिस बैंक कलेक्शन को हम अपनी असेट मान रहे थे, ये सोच के कि बैंक वाले पैसा लाके देंगे, अब वो बैंक कलेक्शन अपनी असेट नहीं रहा। असेट बढ़ती है तो डेबिट, खत्म हो जाती है तो क्रेडिट। तो मुझे राशि से पैसा लेना है, क्यों, क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया और बैंक कलेक्शन मेरी असेट नहीं रहा, तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट टू बैंक कलेक्शन अकाउंट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय राशि, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय राशि। बेटा देखो अभी थोड़ी देर पहले राशि का अकाउंट बंद हो गया था, लेकिन अब राशि ने बिल डिसऑनर किया तो भले बिल नाम की असेट खत्म हो गई, पर अपना राशि के अगेंस्ट राइट थोड़ी खत्म हुआ। तो जब तक पैसे नहीं मिलते हमको तो राशि से पैसा लेना है। तो राशि के डेबिट पे 18/10/19 को टू बैंक कलेक्शन, आप अपने समझने के लिए लिखना डिसऑनर। तो बेटा बिल जो है वो डिसऑनर हुआ तो मेरी फिर से राशि के अगेंस्ट असेट क्रिएट हो गई। अब जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो ये बिल बैंक वालों के कस्टडी में था, तो 200 रुपए के नोटिंग चार्ज किसने पे किए, बैंक ने। गलती बैंक की नहीं थी, गलती किसकी थी, राशि की। तो हमें राशि से पैसा लेना है और हमें बैंक वालों को पैसा देना है। तो नोटिंग चार्ज की एंट्री बनी, राशि से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं। राशि अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका अकाउंट डेबिट और जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसका अकाउंट क्रेडिट। व्यक्ति या तो असेट होता है या तो लाइबिलिटी। असेट हो तो डेबिट करो, लाइबिलिटी हो तो क्रेडिट करो। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। इफेक्ट दिखाओ राशि के डेबिट पे टू बैंक और अपने समझने के लिए लिखो नोटिंग चार्जेस। हमको राशि से 200 रुपए नोटिंग चार्ज के लेने हैं। अब क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ तो हमारा अभी भी राशि के अगेंस्ट क्लेम बनता है, उससे पैसा लेना बनता है। तो टोटल लगा लो 26,200, 26,200 में से 13 गए, 13,200 बचे। बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। मैं कहूंगा कि राशि ने बिल को डिसऑनर किया तो मुझे अब राशि से 13,000 बिल के तो लेने ही हैं, ऊपर से 200 रुपए नोटिंग के भी लेने हैं। किसी भी अकाउंट की डेबिट की टोटल ज्यादा होने से अगर बैलेंस आ जाए तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। मतलब राशि जो है वो मेरी डेटर बन गई, फिर से मुझे उससे पैसा लेना है। अब बेटा ये सेम प्रॉब्लम आपको करना है राशि की बुक में। इन दी बुक्स ऑफ राशि जर्नल एंट्री, और राशि की बुक में किसका अकाउंट बनेगा, तो राशि की बुक में स्पर्श का अकाउंट बनेगा। समझे ना क्या करना है।
आपको राशि की बुक में जर्नल एंट्री करनी है और राशि की बुक में किसका अकाउंट बनाना है? स्पर्श का अकाउंट बनाना है। शुरू कीजिए। बेटा देखिए, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो 2 मिनट के लिए इधर ध्यान देंगे। आपको किसकी बुक में जर्नल एंट्री करनी है? राशि। और राशि जो है वो ड्रॉवी है और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा पेएबल होता है। हमेशा जैसे ही करना है, एक व्यक्ति का सेल दूसरे का क्या बन जाएगा? परचेस। आपको इसके लिए प्रॉब्लम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां देखो काम हो जाता। राशि बोलेंगी कि मैंने माल खरीदा, परचेस मेरा खर्चा है, परचेस अकाउंट डेबिट, और मुझे ये माल उधारी में दिया स्पर्श ने, क्रेडिट टू द गिवर, स्पर्श का अकाउंट क्रेडिट। तो एक के लिए सेल दूसरे का क्या बन गया? परचेस। एक का बिल रिसीवेबल दूसरे का क्या बन गया? बिल्स पेएबल। तो राशि एंट्री करेंगी कि मैंने स्पर्श को बिल एक्सेप्ट करके दिया, स्पर्श इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, और बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। फिर बेटा ड्रॉवर ने बिल का यूज किया, उसने बिल कलेक्शन को भेजा। बिल को यूज करने का अधिकार सिर्फ किसको है? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। फिर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर के केस में ड्रॉवी हमेशा क्या करेगा? ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स। तो इसने ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स किया, बिल्स पेएबल डेबिट टू स्पर्श, ओरिजिनल एंट्री रिवर्स। और फिर नोटिंग चार्ज लग गए 200 रुपए के, तो ड्रॉवी बोलेगा कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, मेरी गलती के कारण नोटिंग चार्ज लगे, जिसका पैसा मुझे स्पर्श को देना है, स्पर्श के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी है। तो हमेशा जैसा ही है ना, कुछ अलग नहीं था। बस इतना है कि आधा प्रॉब्लम मैंने करवाया, आधा आपको करने को बोला। बस इतना बोलते ही आप कंफ्यूज हो गए, तो उसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं। हमेशा जैसे ही काम किया, एक का सेल दूसरे का परचेस, एक का बिल रिसीवेबल दूसरे का बिल्स पेएबल। इसने बिल को यूज किया, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। इसने बिल डिसऑनर किया, यहां इसने डिसऑनर के लिए ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स किया। यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे नोटिंग चार्ज लगे, यहाँ पे इसने नोटिंग चार्ज की एंट्री की। अब आपको यही सारी पोस्टिंग किसके अकाउंट में कर देनी है? स्पर्श के। जहां जहां पे भी आप स्पर्श का नाम देख रहे हैं, वहां वहां पे पोस्टिंग कर दो, तो आपका स्पर्श अकाउंट रेडी हो जाएगा। बोलिए बेटा, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बेटा देखिए, मैं एक एग्जाम दे रहा हूं, तो मेरे पेपर है 2-3 दिन। तो मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आपकी क्लास नहीं लूंगा। सीए वालों की मैथ्स की क्लास चालू रहेंगी, सीयूईटी की इंग्लिश की क्लास चालू रहेंगी एज इट इज। ये 3 दिन सिर्फ मैं नहीं रहूंगा, तो हम थर्सडे को अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे रेगुलर टाइम पे।